नहीं नहीं सर, बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ जी, अब कुछ बेहतर हुई है बेटा? हाँ जी, अब सही है आवाज? नहीं सर, अभी भी बहुत कम आवाज है। अच्छा, तो ये बाकियों को सही आ रही है बेटा? आप एक तो दोबारा कनेक्ट होकर देख लें शायद। जी सर, सही है आवाज। ठीक है, करिए बेटा, आप एक तो दोबारा डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट होकर देख लें। अच्छा बेटा, लास्ट हम बात कर रहे थे गैसेस की। उसमें हमने आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो गैसेस का टॉपिक चल रहा था हमारा, इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। तो इसमें आखिरी मैंने बस एक ग्राफ जो है वो आपके साथ डिस्कस करना था। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, तो ये कह लें कि आपके पास प्रेशर है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर है पीवी ओवर एनआरटी। ये क्या कहलाता है? पीवी ओवर एनआरटी क्या है? व्हाट इज पीवी ओवर एनआरटी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इस ग्राफ में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसके लिए हमने कहा था कि फॉर आइडियल गैसेस ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अगर आइडियल गैसेस है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो z की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय z। आप इसको z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और z की वैल्यू फॉर आइडियल गैसेस, z की वैल्यू क्या है? 1। ये हमने कल बात की थी कि इफ z इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स आइडियल गैस है। ठीक है, और अगर z लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज नेगेटिव डिविएशन। और अगर z ग्रेटर देन 1 है तो देन दिस इज पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन किस तरह से होगी ये हम अब लेट सपोज डिफरेंट गैसेस की हम बात कर लेते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि जी हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, तो मैं कहता हूँ कि फॉर हाइड्रोजन गैस दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेट से हमने कहा कि ये हाइड्रोजन गैस के लिए है, या आप कह लें कि ये हीलियम है। ठीक है, ऐसे ही मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन गैस ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। उसके बाद लेट सपोज एक और बनाते हैं, हम कहते हैं कि जी ये है, और ठीक है जी, ये हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं। अब लेट सपोज इसमें ये, इसको हम अब नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीलियम को, ये हाइड्रोजन गैस को, लेट से ये नाइट्रोजन है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ऐसे ही लेट सपोज हम कहते हैं कि एक और शो कर देते हैं, लेट से दिस इज HCl। तो ये डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, और ये डिविएट कर रहे हैं। अब ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर, मतलब ये क्या है, दिस इज नेगेटिव डिविएशन, ये नेगेटिव डिविएशन और ये पॉजिटिव डिविएशन है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि ये जो डिविएशन है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, इट इज बेस्ड ऑन विच फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स which causes the deviation of a gas from ideal behavior। सर एक सेकंड ग्राफ दिखाएं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। जी, फैक्टर्स which causes the deviation of a gas, ये दोबारा आएंगे हम इसी ग्राफ के ऊपर, ठीक है जी। तो फैक्टर्स which causes the deviation of a gas from ideal behavior, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी गैस को आइडियल बिहेवियर से डिविएट कराते हैं? जी बताएं, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? प्रेशर, मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस, देखिए प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, PV/nRT कर दिया आपने। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो आपने फिक्स, मतलब आप ये कह लें कि प्रेशर आप चेंज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे आपने मतलब हम देख रहे हैं गैस, डिफरेंट गैसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एट अ सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर आप डिफरेंट गैसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोजन, हीलियम, हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, लेट सपोज हमने कहा कि जी इस प्रेशर पे सबसे ज़्यादा डिविएट कौन कर रहा है, इस प्रेशर पे ज़्यादा डिविएट कौन कर रहा है। तो डिफरेंट गैसेस को देख रहे हैं हम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम ये कहते हैं कि जब डिफरेंट गैसेस को देखते हैं तो नंबर वन आपके पास आ जाता है मास ऑफ द गैस, ठीक है जी, मास ऑफ द गैस। तो मास ऑफ द गैस में मालूम है जैसे जैसे गैस का मास बढ़ेगा तो डिविएशन भी बढ़ेगी, ठीक है। एज द मास ऑफ गैस इंक्रीजेस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिविएशन, ठीक है। जितना ज्यादा गैस का मास होगा उतना ज्यादा डिविएट करेगी। और इसके अलावा सर आपने ग्राफ में फिर गलत लिखा है, क्योंकि फिर हाइड्रोजन की कम डेविएशन होगी ना हीलियम से। उसको छोड़े बेटा, वो मैं एंड में ले आऊंगा। फिलहाल आप जरा इसके फैक्टर्स की बात करें, वो बाद में बात करते हैं, ठीक है। वो मैं एंड में डिस्कस करता हूँ। मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन। और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? सर इनकी पोलैरिटी वगैरह मॉलिक्यूल्स की। अच्छा एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पोलैरिटी जो है वो भी रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर क्या आ जाता है? पोलैरिटी ऑफ द गैस which is also directly proportional to the deviation। जितनी पोलैरिटी बढ़ेगी डिविएशन भी बढ़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा फैक्टर आता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो ये पहले तो आप ये ध्यान में रख लें कि ये तीन फैक्टर्स हैं, मास ऑफ द गैस, पोलैरिटी ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ गैस, के कितने आप कह लें कि एटम्स मौजूद हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, बाकी सबको छोड़ें, हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में अगर हमसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा डिविएट करेगा, तो मुझे मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर गैस है, नाइट्रोजन भी नॉन पोलर गैस है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या देखेंगे, जब दोनों गैसेस नॉन पोलर हों या दोनों गैसेस पोलर हों तो फिर आप किसको देखेंगे? मास को देखेंगे। तो क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब मास को देखना है। तो इसका मास है 44 और इसका मास है 28। तो क्योंकि ये हैवी गैस है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस विल डिविएट मोर, इट विल डिविएट
मोर, ये ज़्यादा डिविएट करेगा बिकॉज बोथ द गैसेज आर नॉन पोलर। ठीक है, अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ विद HCl, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बट इस दफ़ा इसको हम कंपेयर करते हैं विद HCl। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44, HCl का मास कितना है 36.5। तो आप कहेंगे कि जी मास तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा डिविएशन होनी चाहिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, HCl इज पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, HCl पोलर है। तो अब यहाँ पे पोलैरिटी, क्योंकि मास का ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मास। ठीक है, मास में कोई सर बहुत मास और पोलैरिटी में ज्यादा प्रायोरिटी पोलैरिटी को दी जाएगी। बेटा डिपेंड करेगा, अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल मास बहुत ज़्यादा हो जाए, वैसे नॉर्मली अगर दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम रेंज में आ रही हो तो पोलैरिटी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, बट लेट सपोज कि अगर आपके पास पोलैरिटी बहुत, मतलब आप कह लें कि मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, कोई बहुत ही हैवी गैस हो, तो फिर आप मास को जो है वो प्रेफरेंस देंगे। वैसे नॉर्मली हम पोलैरिटी को प्रेफरेंस देते हैं, बट एक जगह लेट सपोज आपके पास एक नॉन पोलर गैस है, उसका मास है 180, और एक जगह पे कोई पोलर गैस है और उसका मास है लेट सपोज 35 या 36.5, तो फिर आप 180 को जो है वो प्रेफरेंस देंगे कि मास काफ़ी ज़्यादा होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे हम पोलैरिटी को जो है वो प्रेफरेंस देंगे क्योंकि मास में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप कहेंगे जी HCl बिकॉज मोर पोलर है, तो एज HCl इज मोर पोलर, तो हम कह सकते हैं कि HCl में डिविएशन ज़्यादा होगी, दैट्स व्हाई हमने HCl को ऊपर छोड़ दिया, हालांकि इसका मास कम है। तो मतलब इन अ सेंस हम ये कह सकते हैं कि पोलैरिटी जो है कि आपका प्रायोरिटी में ऑर्डर, मतलब पोलैरिटी नंबर 1 हो जाता है, मास नंबर 2 पे आता है। ठीक है, अनटिल अनलेस में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना आ जाए मास के अंदर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तीसरी चीज़ आप देखें तो अगर हमारे पास लेट सपोज एक तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक तरफ है C3H8। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44, C3H8 का काउंट करें 12 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8 कितना बन गया 36 प्लस 8, ये भी 44। तो मास भी सेम है, इसका भी मास 44 है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ठीक है जी, सारी चीज़ें सेम है। तो अब आप क्या देखेंगे कि अब डिविएशन किस, मतलब इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिविएट करेगा, और दो तकरीबन सेम करेंगे बट थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो द गैस विद मोर नंबर ऑफ एटम्स, इफ पोलैरिटी and mass is same, then the gas with more number of atoms will deviate more. तो हम कह सकते हैं कि C3H8 will deviate more as compared to carbon dioxide. So this will deviate more as compared to carbon dioxide. क्लियर है यहाँ तक बात? अभी हाइड्रोजन हीलियम की बात करता हूँ मैं, बट यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए लास्ट में, दोबारा हम चलते हैं अपने ग्राफ पे। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हीलियम को हमने शो किया है कि ये आइडियल बिहेवियर के बिल्कुल क्लोज है। हालांकि हीलियम का मास कितना है 4, हाइड्रोजन का मास कितना है 2। स्टिल आप कह रहे हैं कि हीलियम जो है दिस कुड ओबे आइडियल बिहेवियर मोर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो मतलब नॉर्मली देखा यह गया है कि नोबल गैसेस जो हैं, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस हाइड्रोजन में क्या है कि आपके पास, ऑल्दो यहाँ पे भी ये भी कंप्लीटली नॉन पोलर है, बट स्टिल क्योंकि ये दो एटम्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप कह लें कि पार्शियल पोल्स जनरेट होते हैं। पार्शियल पोल्स हीलियम में भी होते हैं बट वो बहुत वीक होते हैं। तो नोबल गैसेस जो हैं दे ओबे आइडियल बिहेवियर
मोर देन एनी अदर गैसेस। तो एक तरह से आप इसको एक्सेप्शन कह लें, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड का कुछ भी आप इसको कह लें। हाइड्रोजन, अब ऐसा नहीं कि आप कहेंगे जी नियॉन भी जो है वो हाइड्रोजन से नीचे होगा, उसका तो मास काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इन दोनों का क्योंकि मास में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो भी आइडियल बिहेवियर मोर देन एनी अदर गैस। तो दैट्स वाई हीलियम जो है ये आइडियल बिहेवियर के क्लोज आ जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर होगी बेटा ये बात? ठीक है जी, समझ आ गया पॉइंट? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशन के ऊपर, कि ये जो डिविएशन हो रहा है ये मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी हम नहीं जाते, बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि देखिए हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन की बात करते हैं। देखिए आपके पास प्रेशर 0 है, अब आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। As pressure increases, volume decreases. ठीक है, ये हमें मालूम है कि as pressure increases, volume decreases. अब ideal gases के लिए क्या होता है? For ideal gases, pressure is inversely proportional to volume. For ideal gases यही है relation Boyle's law कि अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे, एग्जैक्ट मतलब अगर हम प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब आप कहने के इतना एग्जैक्ट इनके दरमियान रिलेशन, बट इन रियल गैसेस ऐसा नहीं होता। रियल गैसेस में जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बिल्कुल कम होता है, बट बिल्कुल सिमिलर रेशो में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि प्रेशर अगर डबल हुआ है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, कम होगा बट एग्जैक्ट रेशो में नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन रियल गैसेस। ठीक है, द रीजन बिहाइंड दिस डिविएशन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अब थोड़ा सा जरा बात को समझिएगा। लेट सपोज आपके पास ये एक रियल गैस है, ठीक है, आपके पास ये रियल गैस के पार्टिकल है। अब जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, आप इस कंटेनर, आप कह लें कि ये मूवेबल पिस्टन है, तो जब ये पिस्टन नीचे आएगा पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, और जैसे जैसे पार्टिकल्स क्लोज आएंगे इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। जब पार्टिकल क्लोज आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये और ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए था उससे ज़्यादा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये कि आपके पास ये पार्टिकल्स हैं, आपने इसको कंप्रेस किया, ये पार्टिकल भी मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा, कंप्रेस करने पर वॉल्यूम कम हो रहा है। बट जब ये पार्टिकल क्लोज आएंगे तो ये एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो जितना कम होना चाहिए था डिस्टेंस, उससे ज्यादा डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मतलब आप कह लें कि प्रेशर जितना बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम उससे ज्यादा कम हो रहा है इनिशियली। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है जी, तो मतलब प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम जिस हिसाब से कम होना चाहिए उससे ज्यादा कम हो रहा होगा। अब हमारे पास फैक्टर क्या है? Z इज इक्वल्स टू PV अपॉन nRT। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इनिशियली क्या होगा कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर आपने बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए उससे ज्यादा कम हो रहा है। तो ये जो PV का प्रोडक्ट है ये भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो Z की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिनोमिनेटर में। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ Z वुड गेट लेस देन 1 हो जाएगी। तो दिस वुड शो नेगेटिव डिविएशन। तो नेगेटिव डिविएशन आप कह सकते हैं किस वजह से आ रही है? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव डिविएशन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई नेगेटिव डिविएशन अकर्स, किस वजह से होती है नेगेटिव डिविएशन, तो उसका रीजन क्या है? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन की वजह से जितना आप कह लें कि वॉल्यूम कम होना चाहिए उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा वॉल्यूम कम हो रहा होता है। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम हो रहा होता है, अट्रैक्शन की वजह से डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है, वॉल्यूम कम होगा, तो ये जो प्रोडक्ट है PV का
ये प्रोडक्ट जितना होगा उससे भी ज़्यादा उससे कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाएगा तो z की वैल्यू ऑटोमेटिकली लेस देन 1 चली जाएगी। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया कुछ आप लोगों को? सर तो जब जब प्रेशर बढ़ेगा तब तब नेगेटिव डेविएशन होगी। रेशो बढ़ेगा मतलब रेशो कम हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम हो गई है। ठीक है, आपने प्रेशर को डबल किया है, वॉल्यूम हाफ होने की बजाय हाफ से भी कम हो रहा है इनिशियली स्टार्ट में जब आप प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे जब हमने स्टार्ट में प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो हमें नेगेटिव डिविएशन मिल रही थी, बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जी कपड़ खा दी हो जाए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है बेटा, ये अगर हो जाए ना फोन के ना वॉश करे पानी देता तो पर मैं सही हो जाए बड़ी सुथरी साफ सुथरी। माइक बेटा अपने अपने म्यूट रखें। ठीक है जी, तो प्रेशर जो है वो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में जैसे जैसे बढ़ रहा था तो नेगेटिव डिविएशन थी। ठीक है, एक पॉइंट के बाद आप देखें प्रेशर बढ़ रहा है, अब पॉजिटिव डिविएशन आना शुरू हो गई। यहाँ से आप देखें लेट सपोज ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव डिविएशन, तो पॉजिटिव डिविएशन क्यों आएगी? आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। बट रियल गैसेस में क्या होगा, एक टाइम के बाद वॉल्यूम में चेंज आना या तो बहुत कम होता जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टिकल दूर थे, अब आपने प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं। एक टाइम आएगा जब पार्टिकल इतने क्लोज आ चुके होंगे कि अब प्रेशर में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आएगा, सॉरी वॉल्यूम में। आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं बट वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हो रहा, या उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। तो जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो फिर वॉल्यूम में चेंज आना बहुत कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम में चेंज आना कम हो जाएगा तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी? तकरीबन सेम। देखिए प्रेशर तो बढ़ रहा है ना बेटा, तो पीवी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या था कि प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था। ठीक है, अगर प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतना कम होगा तो पीवी कांस्टेंट रहेगा। बट अगर प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए उससे भी ज़्यादा कम हो रहा है तो नेगेटिव डिविएशन थी, पीवी की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम थी। बट अब क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम अपनी जगह फिक्स्ड है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो फिर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव डिविएशन आएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है बात? सो ये वापस बताएं कि वॉल्यूम अब मजीद क्यों नहीं बढ़ रहा, मतलब क्यों उतना कम नहीं हो रहा जितना प्रेशर बढ़ रहा है? क्योंकि बेटा पार्टिकल्स एक डिस्टेंस तक आ सकते हैं ना। अब जब पार्टिकल इतने दूर थे, ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा था क्योंकि गैप था पार्टिकल्स के दरमियान। ठीक है, अब आप इनको क्लोज लाते लाते इतने क्लोज ले आए, ठीक है, अब इससे क्लोज क्या लाएंगे आप? ठीक है, मतलब ये आप कह लें कि ये वो स्टेज आ गई है कि इससे थोड़ा भी और आगे जाएंगे तो लिक्विड फेज में चले जाएंगे। आइडियल में तो हम ये कहते हैं कि जी प्रेशर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम कम होता जाएगा, एक टाइम आएगा वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। रियल में तो ऐसा नहीं होता ना। रियल में तो हम कहते हैं कि जी पार्टिकल्स का अपना भी वॉल्यूम होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनिटली इसको क्लोज लाते जाएं और ये क्लोज होते जाएंगे। एक टाइम पे आके इनके वॉल्यूम में चेंज आना बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन है। मेरा ख्याल है आप सबको क्लियर हो गई होगी बात। हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ आता है, तो इसलिए मैंने इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया। सबको क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम बात स्टार्ट कर लेते हैं लिक्विड्स की। ठीक है, लिक्विड्स में सबसे पहले तो जो चीज़ हमें देखनी है, दो बातों को डिस्कस करना है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, दो किस्म के लिक्विड होते हैं। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। नंबर वन आप कह लें वेटिंग लिक्विड्स, नंबर टू कह लें नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ठीक है जी, वेटिंग लिक्विड्स हैं एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स हैं।
तो वेटिंग लिक्विड्स, अब नाम से ही पता लग रहा है आपको जो वेटिंग लिक्विड्स क्या होंगे और नॉन वेटिंग लिक्विड्स क्यों क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर जो है ये वेटिंग लिक्विड है, आप ग्लास में डालेंगे, ग्लास में से पानी को एम्प्टी कर देंगे तो फिर भी ग्लास आपको जो है वो लगेगा गीला। नॉन वेटिंग लिक्विड्स की एग्जांपल आप ले लें मरकरी, Hg, मरकरी जो है, दैट्स व्हाई वी, वन रीजन व्हाई वी यूज इट इन थर्मामीटर्स, ठीक है, नॉन वेटिंग लिक्विड है। तो दो किस्म के लिक्विड होते हैं, वेटिंग लिक्विड्स एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई सम लिक्विड्स आर वेटिंग, या वाटर जो है वो वेटिंग लिक्विड क्यों है और मरकरी जो है ये नॉन वेटिंग लिक्विड क्यों है। तो लिक्विड्स में दो किस्म की फोर्सेस होती हैं जो कि हमें पढ़नी है, एडहेसिव फोर्सेस, एंड नंबर 2 कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है जी, दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव। इसको आप एडहेशन कह दें, इसको कोहेशन कह दें, ठीक है जी। अब इसको एडहेसिव फोर्सेस को और कोहेसिव फोर्सेस को मैं यूँ समझाता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास ये एक ग्लास बॉल है, ठीक है, और बीच में हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो अब आपको मालूम है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है, ठीक है, इनके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये ग्लास की सरफेस के साथ भी एक अट्रैक्शन डेवलप करता है, ठीक है, ये ग्लास की सरफेस के साथ भी एक अट्रैक्शन डेवलप करता है। तो अब ये हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस हैं। पहले तो ये समझ लें कि ये जो फोर्स है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद व्हिच वाटर मॉलिक्यूल डेवलप्स विद द ग्लास सरफेस, दिस इज कॉल्ड, कौन सी होगी, है एडहेशन होगी या कोहेशन होगी? तो ग्लास के साथ एडिशन होगी ना, एडहेशन होगी, ग्लास के साथ ये कहलाएगी एडहेशन, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सरफेसेस, एडहेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सरफेसेस, द force of attraction between two different surfaces, दो डिफरेंट सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एडहेशन। कोहेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द सब्सटेंस, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between like molecules, like particles कहते हैं, molecules कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस की जो फोर्स है दिस इज कोहेशन, ये कोहेशन है। तो आप कह लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोहेशन, बेसिकली कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कोहेसिव फोर्सेस। एडहेशन, ये जो ग्लू वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है, मोस्टली ये जो ग्लू वगैरह यूज किए जाते हैं ये क्या है? ये एडहेसिव फोर्सेस होती हैं, दूसरे सरफेस के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, ये कहलाती हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो ये दो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होगी। अब यहीं से हम एक्सप्लेन कर देते हैं वेटिंग लिक्विड्स कौन से होंगे और नॉन वेटिंग लिक्विड्स कौन से होंगे। बताएं, वेटिंग लिक्विड्स कौन से होंगे? जिसमें दोनों फोर्सेस होंगी। देखिए दोनों तो मतलब कोहेसिव फोर्सेस तो लिक्विड्स में होंगी ऑब्वियसली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हर जगह होती हैं, तो कोहेसिव फोर्स तो हर जगह होंगी। अब वेटिंग लिक्विड्स कौन से होंगे? जहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस होंगी, ठीक है। वेटिंग लिक्विड्स हम किन्हें कहते हैं? दोज लिक्विड्स which shows adhesion, ठीक है, दोज आर वेटिंग लिक्विड्स। और नॉन वेटिंग लिक्विड्स कौन से हैं? which do not show adhesion। तो मरकरी जो है ये दूसरी सरफेस के साथ बाइंड नहीं करता। क्यों नहीं करता वो आगे चल के बात करते हैं, फिलहाल ये ध्यान में रखें कि मरकरी जो है ये दूसरी सरफेसेस के साथ बाइंड नहीं करता, ये एडहेसिव फोर्सेस शो नहीं करता, ठीक है। वाटर एडहेसिव फोर्सेस शो करता है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट लिक्विड्स आ गए,
वेटिंग लिक्विड्स क्या होते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड्स क्या होते हैं, वाई सम लिक्विड्स आर वेटिंग, वाई सम आर नॉन वेटिंग, ये हमने बात कर ली। एडहेसिव फोर्सेस की बात कर ली, कोहेसिव फोर्सेस की बात कर ली। तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जी सर क्लियर है। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई। अच्छा, अब उसके बाद लिक्विड्स में दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। अब हम लिक्विड के अपने अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडहेशन खत्म हो गई, एडहेशन की मैं आगे चल के थोड़ी सी बात करूंगा कि क्यों होती है, बट फिलहाल अब हम लिक्विड के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि इन लिक्विड्स देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट, ठीक है। लिक्विड्स में दो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती हैं, कौन कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मेरा ख्याल है मुझे ये तो समझाने की जरूरत नहीं होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रा क्या होती हैं जी, ये तो सबको क्लियर है ना? हाँ जी, इंटर और इंट्रा का डिफरेंस तो सबको मालूम है। जी सर। हाँ जी बेटा, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में तो भी बता दें। सर इंट्रा को बताएं थोड़ा। अच्छा, मैं अभी इसकी एग्जांपल देता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले इनकी एग्जांपल्स लिख लें। इंटरमॉलिक्यूलर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है जी। आयन डायपोल फोर्सेस, डीवाई फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या सिंपल आप कहते हैं कि लंदन फोर्सेस, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करें तो आयोनिक बॉन्ड, वैसे आयोनिक बॉन्ड जो है वो आप ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान इस किस्म की अट्रैक्शंस नहीं होती। तो हम कहते हैं कि जी कोवेलेंट बॉन्ड, बाज़ बुक्स के अंदर आपको मिलेगी आयनिक बॉन्डिंग, बाज़ में आपको इंट्रा की एग्जांपल्स में को आयनिक बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो एग्जांपल्स हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो आई होप आप बात समझ में आ गई होगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है। तो विद इन अ मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो अट्रैक्शन आपस में कंबाइन किए हुए हैं, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। और एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंबाइन कर रही है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है बेटा, क्लियर है ये इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर? जी सर। ठीक है, तो अब चलें इसको मैं यहाँ तक अभी रखता हूँ। ये हमने बात कर ली इंटर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की। कल इंशाल्लाह ताला इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे डिटेल में। जो जो आपने नहीं पढ़ी हुई डीबाई फोर्सेस, आयन डायपोल होगी, लंदन डिस्पर्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने ऑब्वियसली देखना है। उसके बाद लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है, और वेपर प्रेशर। तो वो इंशाल्लाह ताला कल हम इसको लिक्विड्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, आज इसको यहाँ तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। सर ये जो आपने शुरू में डेविएशन बताई थी कि एक पैटर्न क्या होता है डेविएशन का, उसमें सर अपना क्या कहते हैं, असल में हमने बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखनी है ना, जहाँ पे स्ट्रांग होगी वहाँ पे वो डेविएशन ज्यादा करेगी। बिल्कुल सही बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखनी है। ओके सर। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर और पोलैरिटी के ऊपर। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।